तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसका क्या मतलब होता है ये आगे समझते हैं कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ना। जैसे अगर कोई मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसी, ये लाइंस है, ये यूनिफॉर्म लाइंस है ना, यूनिफॉर्म है ना, इक्विडिस्टेंट है, पैरेलल है। इसमें अगर एक ऐसा कोई रख दिया जाए, एक ये कोई सरफेस स्क्वायर प्लेट ऐसा मैंने मान लिया फ्रेम रखा हुआ है, और इसका एरिया अगर मैं मान लूं कि एस है, इसका जो एरिया है ना, एरिया ऑफ दिस सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस इज एस मैं कह दूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं ई कह दूं, तो फ्लक्स का मतलब ये होता है कि हमें ये पता करना है कि जैसे ये जो लाइंस तुम्हें दिख रही हैं, ये तो बाहर भी होंगी, ये 3 डायमेंशनल फील्ड है एक्चुअली। ये तुम्हें दिख रहा है कि ये 2D प्लेन पर है, कुछ लाइंस बाहर की तरफ भी होंगी। और ये जो हमारा सरफेस रखा हुआ स्क्वायर प्लेट रखी हुई है, स्क्वायर प्लेट भी ऐसे ही रखी हुई है ना, ऐसे ऐसा कुछ। तो ये प्लेट ऐसी कुछ रखी हुई है, तो इसमें लाइंस कुछ बाहर वाली भी क्रॉस कर रही होंगी। तो हमें ये मेजर करना है कि फ्लक्स मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस आर क्रॉसिंग दिस गिवन सरफेस। तो ये तो पक्का है कि जो फ्लक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई होता है ना, तो ये पक्का है कि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। उसके साथ ही ये फ्लक्स जो है, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए एरिया के। एरिया अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा डेंसर लाइंस होंगी, तो वो ज्यादा एरिया से क्रॉस करेंगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लाइंस ऐसी हैं और मैं इस तरीके से रख दूं, ऐसे रख दूं, तो अगर लाइंस लाइंस जिधर जा रही हैं उसको कट नहीं करेगा ना, ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, तो कोई भी लाइंस उससे पास नहीं कर पाएंगी। जैसे कोई भी लाइंस अगर ऐसे इधर से जा रही हैं और उसमें से हमें पास कराना है, तो हमें ये होना चाहिए कि उसको क्रॉस करने के लिए उसके परपेंडिकुलर रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर फ्लक्स हमें ज्यादा चाहिए, तो जो इस सरफेस का जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल, उसको मैंने एन कैप कह दिया। ये क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस। ये एन कैप क्या है? नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। नॉर्मल है ना, नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, ये नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताओ, अगर हमें फ्लक्स ज्यादा चाहिए, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के बीच का एंगल 0 होना चाहिए। नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन परपेंडिकुलर है लेकिन नॉर्मल पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल अगर 0 है, तो मैक्सिमम लाइंस क्रॉस करेंगी। और अगर नॉर्मल ऐसे मान लो, ऐसे रख दिया जाए इस तरीके से प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, नॉर्मल इधर हो, तो कोई लाइन क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसका मतलब फ्लक्स जो होना चाहिए, एक ऐसा किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? एक ऐसा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 0 पर मैक्सिमम हो और 90 पर मिनिमम हो, है ना? क्योंकि जब ई और एन के बीच का एंगल 0 है, तो उस समय फ्लक्स 0 है, फ्लक्स मैक्सिमम है। और जब ई और एन के बीच का एंगल 90 है, तो फ्लक्स 0 है। इसका मतलब फ्लक्स निकालने के फॉर्मूले में देयर मस्ट बी सच अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which becomes maximum at 0 and becomes minimum at 90, so that is cos theta ना। तो इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो, तो फ्लक्स cos थीटा के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फील्ड ज्यादा होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, और cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर फ्लक्स हमने डिफाइन ही कर दिया, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू सरफेस एरिया इंटू कॉस फाई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एस क्या है? सरफेस एरिया। और फाई क्या है? एंगल बिटवीन एन कैप मतलब नॉर्मल टू द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द गिवन सरफेस। ये फाई हो गया। तो कुल मिला के अपने पास अब इसका एक फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला क्या है कि फाई इज इक्वल टू क्या? फाई ये ई इंटू एस इंटू कॉस फाई। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ई इंटू एस इंटू कॉस फाई। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, एनी डाउट? सर एस के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई, एक बार वो बता दें। एनी डाउट? किसी को डाउट? हेलो सर। हाँ बोलो। सर फाई एस के कैसे इक्वल है सर? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो बता दीजिए। सरफेस एरिया, जैसे अगर मान लो कोई चीज कहीं फ्लो कर रही है, पानी फ्लो कर रहा है ना, और तुमसे कहा जाए कि किसी सरफेस से पानी का फ्लो कितना ज्यादा होगा, तो अगर बड़ा सा सरफेस होगा तो उसमें ज्यादा पानी पर सेकंड क्रॉस करेगा कि नहीं? सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जैसे मान लो इतना बड़ा एक स्क्वायर शेप लिया जाए, उसमें से पानी पास कर रहा हो, और एक बड़ा सा सरफेस लिया जाए, तो किसमें ज्यादा पानी क्रॉस करेगा पर यूनिट टाइम? सर बड़े वाले। तो बड़े वाले सरफेस। भाई किसी भी सरफेस से ज्यादा क्रॉस कब करेगा? जब सरफेस बड़ा हो। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। बताओ। तो इसमें किसी को डाउट होना चाहिए, कैसे तुम लोग और सोचते नहीं हो क्या कि इसमें इसमें क्या क्या और ऐड करना चाहिए? ये कंप्लीट अपने आप में है इक्वेशन फ्लक्स निकालने का। देखो समझो बात को, ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, अच्छा मान लो ऐसी लाइंस होती, इस टाइप से लाइंस मैं बना रहा हूं, देखो क्या ये लाइंस यूनिफॉर्म लाइंस हैं? नहीं, यूनिफॉर्म लाइंस नहीं है। तो इसमें अगर कोई लूप रख दिया जाए, मान लो ऐसा रख दिया जाए, ऐसा, इसका सरफेस एरिया एस है, तो अब ये नॉर्मल तो इधर होगा मान लो। तो बताओ अब फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा यहां पर, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा ना, कॉस थीटा। यहां पर थीटा 0 है, तो इलेक्ट्रिक तो फाई हो जाना चाहिए हमारा ई इंटू एस। तो बताओ ई क्या लिखेंगे? क्या इस पूरे सरफेस से एक ही टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, क्या अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या इस सरफेस से, क्योंकि यहां पर तो रेरर फील्ड है, यहां पर डेंसर है, तो हम सिर्फ एक ई से गुणा नहीं कर सकते ना। वी डू नॉट हैव यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ दिस एरिया। बताओ समझे कि नहीं बात तुम लोग? भाई इसमें यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कुछ होगी, ऊपर कुछ होगी, नीचे कुछ और होगी, ये तो ई वेरिएबल है ना। तो हमारा कोई एक ई नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर इसमें दिक्कत आएगी। अगर इस सेक्शन में, क्या इस पूरे एरिया में, क्या इस पूरे सरफेस के हर जगह पर एक ही फील्ड क्रॉस कर रही है? नहीं, यहां पर रेयरर फील्ड है, यहां पर डेंसर फील्ड है, तो एक ही फील्ड से कैसे गुणा कर सकते हो? दिस मीन्स द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू कॉस फाई, इज ट्रू, इज वैलिड
only for uniform electric field, uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसी के लिए सही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए फॉर्मूला सही नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं। तो क्या एप्लीकेबल है बताओ, क्या एप्लीकेबल है? एक काम कर सकते हैं, ये जो एरिया हम लोगों ने लिया है इसके छोटे छोटे एरिया हम लोग कट करेंगे, डीएस अलग अलग। जैसे एक यहाँ पर एरिया हमने कट कर लिया छोटा सा, जैसे अलग अलग एरिया अगर कट कर लिया जाए, यहाँ पर एरिया कट कर लिया, यहाँ पर एरिया कट कर लिया, है ना, तो यहां वाली फील्ड को इस छोटे से डीएस एरिया से गुणा कर दिया, यहां वाली को इस डीएस से गुणा कर दिया। ऐसे से अगर इस किसी एरिया को बहुत छोटे छोटे पैचेस में कट किया जाए, बहुत छोटे छोटे पैचेस में, तो कितने पैचेस मिलेंगे? इनफाइनाइट। इसका मतलब कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या करना होगा? तो हम लोग को फ्लक्स देन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ई, हमें क्या करना होगा? ई डीएस कॉस थीटा या ई डॉट डीएस, क्योंकि कॉस थीटा ई एस ए बी कॉस थीटा होता ना, ए डॉट बी, इसका इंटीग्रेशन करना होगा ना फॉर ए गिवन, फॉर गिवन सरफेस, इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, तो आप भले ही वो पिछला वाला सरल है, इजियर है, बट दिस इज एक्यूरेट वन। आपको क्या बताना है कि इंटीग्रेशन ई डीएस या ई डॉट डीएस या ई डीएस कॉस थीटा, क्लियर है? दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस एज वेल एज फॉर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। जो फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म के लिए वैलिड है, वो तो यूनिफॉर्म के लिए वैलिड होगा ही भाई। जो नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैलकुलेट कर सकता है, वो उसके लिए तो यूनिफॉर्म बहुत सिंपल होगा। सो दिस इज द एक्यूरेट फॉर्मूला। अगर आपको कोई बताना है तो ये आपको बताना है। अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला अभी हम लोग फाइनल लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला अगर कोई पूछता है तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये आपको बताना है फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला यू हैव टू सेलेक्ट। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट? बेटा ऋतिक, ऋतिका क्या नाम है? ये 12th की क्लास चल रही है, आज 10th की क्लास नहीं है। कोई डाउट किसी को? सो इफ यू आर आस्क्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विच फॉर्मूला वुड यू रिप्लाई, है ना? क्या बताओगे? बोलो। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये बताना है बस। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और क्या क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट मतलब जब इसको डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है ना, तो उसमें थीटा क्या होगा, किसके बीच में सच हो? थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? और वो नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उसके बीच का एंगल है। ई डॉट डी एस ये हो गया। तो इस तरह से फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो।
एक यूनिफॉर्म का पहले ले लेते हैं, मान लो सिंपल एग्जांपल, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ऐसा कहीं देखा है किसी ने ऐसा कुछ फिगर? मेहर कहीं देखा है ऐसा फिगर? मेहर यस सर, कहाँ देखा है ऐसा फिगर कहीं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये महाभारत में अभी ऐसे तीर देखा होगा, अगर देखते होगे तो ऐसे चल रही है बहुत सारी, एक निकलती है उसमें ऐसे बहुत सारी पैरेलल हो जाते हैं, है ना? वो मैं बात कर रहा हूँ, वो तो देखा ही, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी यूनिफॉर्म, है ना? तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक मैंने एक लूप लिया ऐसा, एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, और सर्कल का जो प्लेन है ना, प्लेन सर्कल का प्लेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लो 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर। इसका नॉर्मल तो इधर होगा ना कहीं, और इसका रेडियस आर है, मान लो रेडियस आर है। इस सर्कुलर एक सरफेस है, सर्कुलर फॉर्म में। तो बताओ जरा कि व्हाट इज फ्लक्स, what is the total flux, what is the flux, total flux through the given circular surface? बताओ कौन बताएगा फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एरिया, यूनिफॉर्म है तो हम पहला वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर, और कॉस के बाद एंगल क्या ले, एंगल क्या ले थे कॉस के बाद? 30 डिग्री। नॉर्मल ना, नॉर्मल और फील्ड के बीच का एंगल, प्लेन के बीच का एंगल नहीं लिया जाता है ना, नॉर्मल ये है। तो नॉर्मल सरफेस पर, नॉर्मल जो है कोई सरफेस पर जो परपेंडिकुलर उसको नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल और फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा ना, तो cos 30 लेना है, बस ये आंसर आ गया। cos 30 √3/2 होता है, तो √3 E इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये आंसर आ गया फ्लक्स। So this amount, this is the actually the number of lines. वैसे number of lines कोई count नहीं कर सकता है, because lines अपने आप में imaginary चीजें है ना, physical quantity है, entity है। So this calculation of flux is very useful. Actually, we will learn in Gauss theorem that it is used to ultimately find electric field. Electric flux निकालना कभी physicist लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। Our responsibility and our target is to calculate electric field lines, electric field actually, electric lines नहीं, electric field. In order to find electric field in simple manner and simplified manner, physicist has used a simpler notation, simpler method called as method of flux. तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सब क्लियर हो गया है, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो पॉइंट चार्ज क्यू यहां रखा हुआ है और इसकी लाइंस ऐसे निकलती है। कोई मुझे बताएगा कि इसकी लाइंस कितने एंगल में फैल रही हैं? कितने एंगल में फैल रही हैं? अरे 90। कितने एंगल में फैल रही है? 4 पाई स्टेरेडियंस हर तरफ, कई बार बता चुका हूं, है ना? 4 पाई स्टेरेडियंस, सॉलिड एंगल है ना ये। तो बताओ, कोई अगर चार्ज है तो इसकी लाइंस कितनी तरफ फैल रही है? चारों तरफ की हर तरफ? इसकी लाइंस कितने एंगल में फैल रही है? हर तरफ, बाहर भी, उधर भी, पीछे भी, इधर भी, इस प्लेन में भी, हर तरफ। जैसे कि जो सन रेज होती है ना, सन रेज,
ये कितने एंगल में कितनी तरफ फैल रही होती है सन रेज? सूर्य की रोशनी कितने एंगल में किधर की तरफ फैल रही है? चारों तरफ की हर तरफ? भाई चार तरफ तो हर तरफ ना, चार तरफ तो हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ऐसा थोड़े है ऊपर नीचे इधर किनारों पर कोनों पर हर जगह फैल रही है। तो हर तरफ को टेक्निकली फिजिक्स में सॉलिड एंगल कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये लाइंस कितने एंगल में फैल रही हैं तो क्या बताना है? 4 पाई स्टेरेडियंस। ये सॉलिड एंगल है। किसी का माइक ऑफ करो जरा। ये सॉलिड एंगल है ना, इतने एंगल में फैल रही है लाइंस। अच्छा ये बताओ, अगर हर तरफ कोई चीज फैल रही हो और अगर मैं एक स्फीयर रख दूं, मान लो मैंने इसको स्फीयर से ढक दिया, ऐसा स्फीयर से, ऐसा स्फीयर, मान लो आर रेडियस का मैंने स्फीयर ले लिया, आर रेडियस का ये स्फीयर है। अब यहां बन नहीं सकता, यहां तो सर्कल ही तुम्हें दिखेगा, लिखना पड़ेगा स्फीयर। तो ये बताओ क्या इस ई डॉट ई एस लगा सकते हैं हम लोग? ई एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि देखो डायरेक्शन अलग अलग है और डिस्टेंस के साथ वेरी भी कर रहा है। तो फ्लक्स होता है क्या? फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, नॉन यूनिफॉर्म के लिए उसका इंटीग्रेशन। तो यहां फ्लक्स क्या आएगा? इंटीग्रेशन। ये बताओ कि अगर मैं इसको छोटे छोटे पैचेस में, यहां पर मैंने एक पैच कट कर दिया, ऐसे बहुत सारे पैचेस हैं, इसके सरफेस पर बहुत सारे पैचेस है ना। फुटबॉल में जैसे ब्लैक एंड व्हाइट वाले पहले आते थे, तो उसमें अलग अलग पैचेस है। तो इन पैचेस को मैंने डीएस कह दिया, डीएस। तो जहां पर ये पैचेस हैं वो इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज सरफेस एलिमेंट्स एंड द चार्ज? आर। तो जहां पर ये पैचेस हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जहां पर सरफेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे सही कि नहीं? बोलो। और इंटू डीएस इंटू कॉस फाई। अच्छा मुझे कौन बताएगा कि ये जो पैचेस है इसका जो नॉर्मल है और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एक ही डायरेक्शन में तो है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इनको ऐसे क्रॉस करके तो निकल रही है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे निकल रही है, और यही तो नॉर्मल है इसका। अरे किसी पैच का नॉर्मल यही तो होगा नॉर्मल, और फील्ड लाइंस भी तो ऐसे ही आ रही हैं, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हुआ ना। तो cos 0 1, cos 0 1। अब इंटीग्रेशन करते समय ध्यान में ये रखना होता है, तो जो चीज कांस्टेंट होती है उसको इंटीग्रल साइन के बाहर निकालते हैं। तो 1 को मैंने बाहर निकाल दिया, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। क्योंकि देखो चाहे जितने पैचेस कहीं भी लेंगे, हर पैच सेंटर से कितनी दूर होगा? हर पैच सेंटर से आर डिस्टेंस पर होगा ना, तो आर स्क्वायर। अंदर क्या बचा? डीएस। अब ये सीखना है हमें कि अगर ये सारे पैचेस जो सरफेस पर पैचेस हैं इकट्ठे हैं, अगर इनके छोटे छोटे पैचेस के एरिया को मैं ऐड कर दूं तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन इज एडिशन ना। तो यहाँ पर डीएस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू डीएस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा? फ्लक्स। बताओ यहाँ पर फ्लक्स कितना आ गया? क्या बचा? फ्लक्स। अरे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ कि नहीं? बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट? क्या आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? नो सर, नो डाउट। आज किसी को और किसी को कोई डाउट? बहुत आसान है ना ये तो।
बहुत सिस्टमेटिक करोगे तो फिजिक्स ही बहुत आसान है, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल काम है। भाई हमने फार्मूला जो पता था हम वहां छापते चले गए, छापते चले गए, छापते चले गए और रखते चले गए। जो भी इंटीग्रेशन करना हुआ तो कांस्टेंट को हमने बाहर रखना शुरू कर दिया। तो 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट तो बहुत बड़ा कांस्टेंट बहुत दिनों से, क्यू कांस्टेंट है फॉर दिस गिवन फिगर, आर कांस्टेंट है फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो अंदर क्या बचा, डीएस। डीएस को जोड़ना, छोटे छोटे सरफेस के एरिया को जोड़ दिया जाए तो पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, फ्लक्स आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मुझे कौन बताएगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द गिवन स्फीयर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी लाइंस बाहर निकल रही है इससे। अच्छा अगर ये रेडियस में r/2 करता, अगर मान लो इतना बड़ा स्फीयर लेता तो हमारा आंसर क्या आता? सेम नहीं आता सर। सेम आता, वही आता ना, क्योंकि इसमें तो कोई रेडियस है ही नहीं, फॉर्म आंसर जो आया। नहीं समझे मेरी बात भाई? ये बताओ, ये अगर जो तीर निकल रही है तो जितनी तीर यहां से निकल पाएंगी वही तो आगे इससे निकल पाएंगी। नहीं समझे मेरी बात? जैसे ऐसे कोई तीर निकलना शुरू हुई तो जितना अंदर वाला जो सरफेस है उससे जितनी तीर निकल पाएंगी वही तो बड़े वाले से आगे निकलेंगी। यस और बड़ा कोई सरफेस ले लो तो उससे भी कितनी लाइंस होती, उतनी लाइंस निकलती। और ये तो बाहर निकल रहा है ना, फैल रहा है। बोलो, अरे समझो बात को बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ पाए कि नहीं? भाई इतनी लाइंस निकल रही हैं तो अच्छा अगर मान लो ऐसा कोई सरफेस होता इस टाइप का, ऐसा कोई सरफेस होता जो क्लोज्ड होता, क्लोज्ड, इसको ढक लेता पूरे चार्ज को, तो भी इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स होता? इस वाले सरफेस से जो रैंडम है वही होता क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? अरे लाइंस निकल रही हैं, अब चाहे कपड़ा कैसा हो, जैसे मान लो बहुत सारे नुकीले भाले होते हैं, भाले होते हैं ना, जो जैवलिन होते हैं, भाले जो है ऐसे निकल रहे हैं चारों तरफ से, तो अगर वो ऐसे निकल रहे हैं तो छोटे उसमें देखोगे तब भी उतने ही निकलेंगे। बड़े सरफेस से करोगे, सरफेस का शेप अगर स्फीयर ना रहा तब भी तो उसने उतने ही निकलेंगे बाहर की तरफ। इसका मतलब फ्लक्स एनक्लोजिंग सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। सर मतलब फ्लक्स आर पे नहीं डिपेंड करता, उस पर भी डिपेंड, इस केस में कहाँ कर रहा है देखो, इस केस में सर नहीं नॉर्मली। हाँ अभी आएगा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ा कि नहीं वैष्णवी अभी? अभी नहीं पढ़ा है? सर अभी नहीं। हाँ तो अब अभी वही आ रहा है। गॉस ने यही बात बहुत सिंपल ढंग से कह दी। उन्होंने कहा किसी सरफेस से फ्लक्स अगर निकालना हो तो सरफेस के अंदर जो चार्ज है ना उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो बस। ये सब इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना है। ओके। गॉस ने इसी बात को सिंपल ढंग से कह दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी सरफेस हो, रैंडम सरफेस हो और एक चार्ज उसके अंदर पड़ा हो और कोई पूछे भाई उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो उन्होंने कहा ये सब इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या काम करना है उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज देख लो कितना एनक्लोज्ड है और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो बस। नहीं समझे? तो अगर ये गॉस थ्योरम हमें पता होती तो हम इस प्रोसीजर से बच जाते ना, हम तो सिर्फ आंसर बताते। यस Q by epsilon naught. That's why Gauss theorem is very useful in this chapter and many chapters to come. केवल यही नहीं, गॉस थ्योरम बहुत यूजफुल है क्योंकि एक ऐसी ट्रिक है, वो एक ऐसा तरीका है जो आपको इंटीग्रेशन से बचा लेगा, और जो इंटीग्रेशन से बचा ले वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। खास तौर पर जो बच्चे मेडिकल जैसे मैथ्स नहीं जिनके लिए,
उनके लिए तो बहुत ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल है ना। ऐसा कोई भी तरीका जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बचा पाए, दैट इज वेरी यूजफुल। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने सीख लिया। कोई किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट? वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इसके बाद का एग्जाम्पल, जैसे ये बोर्ड का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो देखना है कितना हो। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आएगा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है हर टाइप के एग्जाम्स के लिए और सबके लिए। मैंने कहा कि भाई मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती, कैसी? ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया कि ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स आई कैप। मुझे कोई ये देखकर बताए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है जो मैंने लिखा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? एक्सिस पे। अब पॉजिटिव एक्स की तरफ है ना। Correct. और क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल है? यूनिफॉर्म है सर। नहीं भाई, एक्स पर डिपेंड कर रही है ना। सर, एक्स तो जैसे हम ओरिजिन से आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ, वैसे एक्स बढ़ता जाएगा तो फील्ड तो स्ट्रांग होती जाएगी। बोलो, ये फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो, इसमें एक ऐसा रख दिया मैंने कुछ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज अभी बाद में बना लूंगा मैं। एक है, वही कुछ करना नहीं है, इसने बना लिया वो आ जाएगा। एक्चुअली क्यूब बनाना है ना, क्यूब हमें, तो क्यूब पहले बना ले फिर वो रखें तो ज्यादा आसान रहता है। है भाई, जैसे वो थोड़ा सा रिवर्स कर दिया ना, तो ऐसा बना हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी, है ना, डायरेक्शन तो यही है। और मैं नाम दे देता हूं, चलो ये ओ है, ए बी सी डी ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है, तो एफ जी एच। और इसका साइड मैंने कह दिया, इसके साइड है ना जो ए है, साइड ये क्यूब है, दिस इज a cube of side A, cube of side A, ये इसका क्यूब है, ऐसा रखा हुआ है। तो मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज फ्लक्स थ्रू? फाइंड, क्या फाइंड, कई सारे टर्म है इसमें, पार्ट्स हैं। फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू ए ओ एफ जी, ये कितना होगा? ये दिख रहा है सबको, ये वाला पार्ट ए ओ एफ जी सबको दिख रहा है कि नहीं? ये वाला, ये जो सेक्शन है ना, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? दिखाई पड़ रहा सबको? ये बताओ कि ए ओ एफ जी जो सेक्शन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? बताओ। ए ओ एफ जी ये ओरिजिन से कितना राइट है? ओरिजिन से कितना राइट है? ए ओ एफ जी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस वाले सेक्शन पर फील्ड क्या होगी भाई? एक्स 0 रख दो तो ई नॉट आई कैप, फील्ड इधर की तरफ है ऐसे, ये फील्ड है, कितनी फील्ड है? ई नॉट।
x0 कर दिया। तो बताओ क्या लिखूं मैं यहां, बताओ क्या लिखूं, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ए नॉट, एरिया कितना है इस वाले सरफेस का, ए स्क्वायर। कॉस फाई में क्या लिखूं, एंगल कितना है, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है इस प्लेन 90 डिग्री। नहीं 90 क्यों, नहीं 90 क्यों, ये जो प्लेन तुम्हें दिख रहा है ये प्लेन नहीं दिख रहा है क्या ऐसे, ये वाला, इसका नॉर्मल किधर होगा, इसका नॉर्मल किधर होगा, या तो इधर या तो उधर, या तो पॉजिटिव एक्स या तो नेगेटिव एक्स। क्यों बच्चे बोलो, यस सर। तो इसमें कौन सा नॉर्मल लिया जाए, एक जैसे कोई कहे भाई यहां पर एक सरफेस ऐसे दीवार खड़ी है, पॉजिटिव एक्स। एक नॉर्मल इधर भी लिखा जा सकता है, एक नॉर्मल इधर भी लिखा जा सकता है, तो हम इन दोनों में से कौन सा नॉर्मल चूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट। कौन सा, So कौन towards सा the नॉर्मल direction लेंगे, of electric field line. नहीं नहीं अब समझ लो, ये जानना पड़ेगा फिर बता सकते हो वैसे। इफ अ सरफेस इज क्लोज्ड, अगर सरफेस क्लोज्ड हो, क्या हो, क्लोज्ड हो, then outward normal is taken as the direction of n cap, outward normal। थ्योरम में नहीं अभी से गॉस थ्योरम मुझे नहीं पता है, मैं ये कुछ और बता रहा हूँ। आउटवर्ड नॉर्मल है ना, जो आउटवर्ड नॉर्मल है उसको हमें लेना है। अच्छा जैसे जो बाहर की तरफ नॉर्मल है वो लेना है। अच्छा कोई सिंगल सरफेस अगर है तो सिंगल सरफेस का बाहर क्या है और अंदर क्या है, जैसे मान लो एक प्लॉट है, कहीं पर घर बनना है और उस प्लॉट पर एक दीवार खड़ी की गई है, सिंगल, अभी एक ही दीवार है, तो कोई पूछे भाई इस दीवार के मतलब अंदर क्या है बाहर क्या है, तो अगर एक ही दीवार है कहीं पर तो क्या अंदर क्या बाहर, तो चाहे जो नॉर्मल ले लो। नहीं समझे, जब तक कोई चीज क्लोज्ड नहीं होगी तब तक अंदर बाहर की बात ही नहीं कर सकते। तो जब किसी क्लोज सरफेस की हम बात करते हैं तब हम आउटवर्ड नॉर्मल को लेना शुरू कर देते हैं, एन कैप के डायरेक्शन को। तो ये डिब्बा है ना जो क्यूब है उसके बाहर की तरफ नॉर्मल लेना है, जैसे इसके लिए इधर की तरफ होगा, इस वाले सरफेस के लिए ए ओ सी बताएगा, एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे, नीचे की तरफ ना, ये एन कैप होगा। सर अगर ओपन हो तो हाँ नहीं लेना है हमें ये कन्वेंशन मैंने लिख दिया ना, ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए कन्वेंशन बनाया गया है। ऐसा क्यों है उसका भी लॉजिक है। बताओ जी एफ डी एच के लिए कौन सा नॉर्मल होगा, किधर नॉर्मल होगा, जी एफ डी एच के लिए कौन सा नॉर्मल लेना है, हालांकि इसके दो नॉर्मल हो गए अंदर बाहर, ये वाला होगा ना, हाँ? इस एच डी सी बी के लिए कौन सा नॉर्मल लेना है, ये वाला। ये बात समझे कि नहीं अभी बताओ, कोई डाउट किसी को। If a surface is closed, then outward normal is taken as the direction of n cap. तो बताओ यहां पर क्या लिखा जाए, n कैप लेफ्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, तो cos 180 -1 होता है, तो आंसर आ गया -E0a²। हाँ बोलो, एनी डाउट किसी को, डाउट है कुछ? नो सर। एक जगह तो 45 एक ही जगह पे 45 लोग मिल गए हैं।
एक ही साथ 45 मिलेगा और 15.5 कहाँ पर? बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अरे माइक बंद करो, कौन है? किसका है? शायद सर तो सुबह जब निजानता में थे तभी दिखा रहा था। शाश्वत तो if a surface is closed then outward normal is taken as the direction of n cap. ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर होगा कि नहीं? बोलो। अरे कहाँ गए सब लोग? यस सर क्लियर। वो जो बढ़ रहा है उस पर दिमाग नहीं जाना चाहिए कि 50 लोग मिले। अभी सबको होना है, ये कोरोना सबको होगा, है ना? ये वेव आएगी तो सबको, बहुत लोगों को होकर के खत्म भी होगा, जान नहीं पाएंगे। तो इम्यून सिस्टम अपना बेहतर रखना है बस, बाकी ऐसे घबराना नहीं है। तो नंबर है, देखो ऐसा आ गया। तो फ्लक्स कहिए। अब मुझे कौन बताएगा कि फाइंड फ्लक्स थ्रू CDHB, कौन बताएगा? कितना होगा फ्लक्स? 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा बताओ, समझाओ जरा। इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सरफेस, ये जो सरफेस है शाश्वत, उसका नॉर्मल तो इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऐसी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे क्रॉस करके तो आ ही रही है भाई। नहीं समझे शाश्वत? सर E0 A²। E0। अच्छा, ये बताओ, ये जो सरफेस तुम्हें दिख रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ये सरफेस ओरिजिन से कितना आगे है? राइट। 0,C। नहीं, सिर्फ ये बताओ कितना आगे है? सर ओरिजिन से ए का क्यूब है ना, ये ए साइड का क्यूब है। ये सर ए। तो ये साइड ओरिजिन से कितना राइट है? ए। यस सर। तो एक्स की जगह ए रखोगे तब तो एक्स की जगह जब ए रखेंगे, विकास यस सर। माइक जब हम x की जगह a रखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि इस वाले सरफेस पर फील्ड कितनी है। तुम्हें कैसे पता कि यही वाली फील्ड यहां पर होगी? ये फील्ड तो वेरी कर रही, बढ़ रही ना x के साथ, दिस फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो इस सरफेस का फ्लक्स कुछ और होगा, इस सरफेस फ्लक्स कुछ और होगा। यहां पर फील्ड क्या कितनी होगी? यहां पर x कितना है? a। तो इस सरफेस के लिए x बराबर a यहां रखो, यहां पर तो फील्ड कितनी हो जाएगी? E0 1 प्लस अल्फा ए। इसका एरिया क्या होगा? A²। नॉर्मल जिधर उधर ही फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0। तो इसका आंसर आ गया E0 1 प्लस अल्फा ए इंटू A²। दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। ठीक है ना? बोलो, किसी को डाउट हो? बताओ भाई। फ्लक्स थ्रू ABCO इस वाले पार्ट के लिए ABCO बोलो कितना होगा? सर 0 होगा, cos 90। 0 हो जाएगा, cos 90, क्योंकि इसका नॉर्मल इधर है और फील्ड इधर है ना। फील्ड x की तरफ है और इसका नॉर्मल y की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फ्लक्स थ्रू अच्छा, इसका हमने पूछा था ना। हाँ, तो 90 हो जाएगा क्योंकि फील्ड ये है, तो इसका भी 90 हो गया। फ्लक्स थ्रू FGHD ये भी 0 हो गया।
है ना। और बताओ फ्लक्स थ्रू ABHG, ABHG क्या होगा? फ्लक्स थ्रू ABHG, इधर वाला जो है, ऐसे आगे वाला, बताओ। ये वाला, ये इधर रखा है, कितना होगा फ्लक्स इससे? इससे क्रॉस कर पाएगा कोई? फील्ड इधर ही है ना। अरे इसका नॉर्मल इधर है कि नहीं है, जेड के कैप की तरफ? अगर कोई ऐसा Yes, सरफेस है तो ये नॉर्मल हुआ, तो नॉर्मल किधर हुआ? के कैप की तरफ। इस सरफेस का नॉर्मल ऊपर ऐसा होगा और फील्ड है इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90, तो cos 90 0, तो ये भी 0 होगा। और जो वो बचा तीसरा वाला, पीछे वाला मतलब FOCD, F फ्लक्स थ्रू FOCD, ये 0 होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाना चाहिए। बताओ क्या इसमें क्या गड़बड़ है? कोई डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट? नो सर। किसी को डाउट हो तो बोलो। फ्लक्स निकालना बहुत, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भी आ सकता है और कॉम्पिटिशन्स में तो आ ही सकता है। इसमें फंक्शन चेंज कर देंगे, हो सकता है रूट एक्स कर दें, तो घबराना नहीं है। जो कोऑर्डिनेट है सरफेस का, एक्स की जगह वो छाप देना है, बस आ जाएगा। टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल एल्जेब्रिक ऐड कर दो। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, काउंटिंग है ना फ्लक्स, तो कितनी लाइंस निकल रही हैं, तो वेक्टर फॉर्म में नहीं होता, काउंटिंग में। तो कितना होगा? 4 का तो 0 है, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? -E0A² कट जाएगा। देखो E0 अल्फा A³ आ गया टोटल फ्लक्स। सबने चेक किया? ये आना चाहिए। बोलो भाई बच्चे, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? नो सर। नहीं। तो आगे देखें कितना टाइम हुआ वैसे, टाइम बताएगा कोई? 42। हाँ? 6:42। मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ और देखता हूँ आगे क्या होगा इसका। Now very interesting example. Suppose this is a cylinder of some given radius. This is axis of the cylinder. Let us say this side is 3a, radius is a, and at a distance a from the left face, a charge q is placed. This is first face, this is second face, and this is curved face. These are two plane faces. Q यहां पर रखा हुआ है, ये a हो गया तो ये 2a हो गया। क्वेश्चन इज फाइंड फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस एंड थर्ड फेस कर्व सरफेस सेपरेटली। ये बताना है।
इसकी लाइंस ऐसे निकलना शुरू करेंगी, ऐसे देखो, यही तो लाइंस ऐसी होती है। ऐसी लाइंस निकलेंगी इधर से, इधर ऐसी लाइंस निकलेंगी। बाकी कर्व फेस से भी निकलेंगी लाइंस। 3D लुक आ रहा है कि नहीं? 3D क्यों बच्चों? यस सर आ रहा है। हाँ 3D टाइप का दिख रहा होगा। तो ये 3D में फैल नहीं, जैसे तर्कस में तीर रखे होते हैं ना, ऐसे निकले होते हैं, उस टाइप का है, कोन से निकल रहे होते हैं। ये आपको करके दिखाना है नेक्स्ट उसमें, जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तब तक सोचना है ना, दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहना है। फिजिक्स, लाइफ इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट फिजिक्स, है ना, यही काम करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इसको रिवाइज करके रखो, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।